चलिए स्टूडेंट्स, इसको ट्रांसलेट कीजिए। हो गए ना कंफ्यूज? सोच रहे होंगे कि सर ने आज कुछ पढ़ाया भी नहीं, कुछ समझाया भी नहीं और सीधे कह दिया कि चलिए इसे ट्रांसलेट कीजिए। तो ट्रांसलेशन दूसरे बिना कुछ बताया हुआ तो मुश्किल तो होनी ही है। तो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने यही आती है कि यदि आपको कितना भी ट्रांसलेशन सिखा दिया जाए, कितने भी नियम बता दिए जाए, कितने भी रूल आपको लिखा दिए जाए, लेकिन जब भी आप कभी पैराग्राफ ट्रांसलेशन का बात आती है तो आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है कि पैराग्राफ है किस प्रकार से करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि मैथ के कितने भी अच्छे सवाल लगाने आ जाए, लेकिन अगर कहीं भी अंडर रूट का सवाल आ गया तो अधिकतर स्टूडेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। उसी प्रकार से ट्रांसलेशन कितने भी रूल पढ़ा दिए जाए तो और सारे रूल को रटा भी दी जाए, लेकिन कहीं पैराग्राफ ट्रांसलेशन की बात आ जाती है तो कई सारे स्टूडेंट्स की, अधिकतर स्टूडेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। तो आज मैं इन्हीं सब ट्रांसलेशन के बारे में बातें करने जा रहा हूँ और आपको समझाऊंगा किस प्रकार से पैराग्राफ ट्रांसलेशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज मैं आपको ट्रांसलेशन की क्लास देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आप पैराग्राफ ट्रांसलेशन में पैराग्राफ बनता कैसे, एक एक सेंटेंस से। और आपको जब भी ट्रांसलेशन सिखाया जाता है सिंगल सेंटेंस का सिखाया जाता है, तो आप इन पैराग्राफ को सिंगल सेंटेंस में तोड़कर ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? सबसे बड़ी समस्या वहाँ पे आती है, आपको ये नहीं समझ में आता है कि अगर सेंटेंस हम लोगों ने तोड़ के अलग भी कर लिया तो जो हम लोग सिंगल सेंटेंस का ट्रांसलेशन देते हैं उसमें तो क्लियर रहता है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या अदर वर्ड है, क्या अन्य कोई पार्ट ऑफ स्पीच मैंने उसमें यूज़ की है कि नहीं की है, उसमें सब कुछ अलग अलग क्लियर रहता है। लेकिन जब इस तरह पैराग्राफ ट्रांसलेशन आ जाता है तो पैराग्राफ ट्रांसलेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ पर है, किस रूप में है और उसको कैसे लिखा जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत का काम होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए एक सीरीज चलाने वाला हूँ। पूरी सीरीज ये है हमारी, मेरी कई सारे वीडियोस की एक सीरीज है। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे पहली बार होगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन इतना डीपली और इतना क्लियरली समझाया जाएगा कि आप ट्रांसलेशन के एक एक नियम को अगर जानते भी होंगे तो उनको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या नियम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ट्रांसलेशन में बता रखा है, किसी भी सेंटेंस में बता रखा है कि सेंटेंस की कल्पना करने के लिए हमें उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें पहचाननी रहती है। ये सब तीनों चीज़ें अगर सेंटेंस में नहीं होगी तो सेंटेंस की परिकल्पना नहीं की जा सकती, सेंटेंस को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता कि ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बगैर कोई भी सेंटेंस बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों का सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता क्या होता है इसको समझते हैं। कर्ता को तो मैंने पहले ही भी एक लाइन में बता दिया है कि कर्ता सेंटेंस में जो भी कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। लेकिन कर्ता सेंटेंस में नहीं, सब्जेक्ट सेंटेंस में होता कहाँ पे है और वो किस प्रकार से पहचाना जाता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं कर्ता और उनके रूप को लेकर। ये मेरे कई सारे वीडियोस की एक सीरीज बनने वाली, जिसमें उस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें आपको मैं कर्ता व उनके रूप के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जब भी हम ट्रांसलेट करने चलते हैं तो ट्रांसलेशन करते समय जो उसमें सब्जेक्ट होता है वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में, भिन्न भिन्न तरीकों से हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और उस सेंटेंस में हम लोगों को सब्जेक्ट को पहचानना होता है, क्योंकि यदि हम सब्जेक्ट पहचानेंगे नहीं तो सेंटेंस की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे और सेंटेंस अगर शुरुआत गलत कर दी तो हम लोग उसमें सेंटेंस को पूरी तरह से गलत कर देंगे। तो पहले रूल के अनुसार के या रे से पहले आने वाले नाउन को हम लोग सब्जेक्ट जानते हैं, मतलब के या रे के पहले आने वाले नाउन को हम लोग सब्जेक्ट जानते हैं। जैसे पहला है उसके 3 कलम है, मेरे 2 कुत्ते हैं। यहां पे देखा उसके 3 कलम है, अर्थात उस शब्द जो आया है ये हमारा सब्जेक्ट है। मेरे के पहले में जो आया अर्थात मैं के रूप का जो आया है ये हमारा सब्जेक्ट है। यानी रे और के पहले आने वाले नाउन को या प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। जैसे इसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, उसके 3 कलम है,
तो ही हैज 3 पेन्स, या मेरे 2 कुत्ते हैं तो आई हैव 2 डॉग्स। आई बात समझ में? चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां अगले नियम के अनुसार के और रे के बाद यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो हमारा सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया कि सीता के 2 पुत्र हैं, तो सीता हैज 2 सन्स, 2 पुत्र यहां नाउन है हमारा, लेकिन ये 2 पुत्र हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यानी 2 पुत्र हैं सीता के, इस प्रकार से सेंटेंस को कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पुत्र जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। के और रे के पहले आने वाले सब नाउन या प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन के या रे के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट नहीं मानते, वो सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हुई ये बात? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए ये नाउन जो लिखे हुए हैं उसके का ही शी हम लोग लगाएंगे, मेरे के लिए आई लगाएंगे, तुम्हारे के लिए यू लगाएंगे, उनके के लिए दे लगाएंगे, हमारे के लिए वी लगाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर तो बहुत आसान चीज बता रहे हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा गिनती यानी 1 2 से ही होता है, तभी जाके आप मैथ को आगे तक पढ़ पाते हैं। तो मैंने स्टार्ट तो बहुत छोटे से किया है, लेकिन धीरे धीरे करके इसके लेवल को हम और कठिन और भी टिपिकल करते जाएंगे, जिससे कि आप लोगों के ट्रांसलेशन का जो स्किल है, ट्रांसलेशन करने का जो आपके अंदर गुण है, उस गुण को मैं इतना मजबूत कर दूंगा कि यदि आप मेरी सीरीज को पूरी तरह से देख लेते, पूरी तरह से अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप कोई भी ट्रांसलेशन हो चुटकी बजाते फटाक से उनको करके रख देंगे। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले नियम की तरफ अपने। तो स्टूडेंट्स इस नियम के अनुसार बहुत से सेंटेंस में हम लोगों ने देखा होगा के या रे के स्थान पे हम लोगों को का प्रयोग मिल जाता है, तो वहां पे वो को का प्रयोग गलत होता है, अशुद्ध होता है। जब तक अशुद्ध होता है जब तक कि उस को के साथ संबंधित वस्तु के साथ और जो सब्जेक्ट जिसके साथ को लगा हुआ है उन दोनों का कोई अभिन्न संबंध नहीं स्थापित हो जाता, तब तक के या रे के स्थान पे को लगाना अशुद्ध किया जाता है। परंतु यदि एक बार सब्जेक्ट यानी कर्ता के बीच और उस वस्तु के बीच जिसके लिए को लगाया गया है, दोनों के बीच में अगर कोई अभिन्न संबंध स्थापित हो जाता है वाक्य में, तो उस जगह पर हम लोग को का प्रयोग कर सकते हैं। और को के प्रयोग के साथ साथ हम लोग उस सेंटेंस को हैज या हैव लगा के ट्रांसलेट भी कर। कहीं कहीं पर कर्ता का किसी वस्तु पे अधिकार प्रकट करने के लिए के पास शब्द भी प्रयोग किया जाता है, तो उस जगह पर वहां वो सेंटेंस गलत नहीं होता, वहां भी उसे हैज हैव का प्रयोग करके ट्रांसलेट किया जाता है। चलिए इसे नोट कीजिए आप। जैसे यहां देखिए लिखा है उसके 3 गाय हैं या उसके पास 3 गाय है, तो ही हैज 3 काउस, और गाय को 1 बछड़ा है, तो काउ हैज ए काफ। अब यहां देखिए के है और यहां है को, यानी कि इस को के साथ इस 1 बछड़े के साथ गाय का अभिन्न संबंध स्थापित है और उसके बच्चे का संबंध स्थापित है, इसलिए यहाँ पे को का उपयोग जो है सही है। लेकिन अगर इसी स्थान पे उसको 3 गाय है कर दिया जाता, तो यहाँ पे सेंटेंस का में को का प्रयोग गलत होता। तो यहाँ पे को का प्रयोग किया गया, यानी गाय और बछड़े के बीच में एक अभिन्न संबंध है, तो यहाँ पे काउ हैज ए काफ। अब उनके पास 1 बल्ला है, यहाँ पास शब्द जो आता है, पास शब्द के लिए नियर हम लोग नहीं लगाते, ये हैज हैव का जो प्रयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि वहां पे जो अधिकार सूचना दी जाती है, अधिकार प्रकट किया जाता है, तो उसी अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। उसी अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए हिंदी में पास शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी भी हिंदी में यदि पास शब्द का प्रयोग आता है कि तुम्हारे पास एक घर है, उसके पास एक कलम है, तो वहां पे पास शब्द के लिए नियर का प्रयोग आप लोग कतई नहीं करेंगे, उसको वहां पे हैज हैव का प्रयोग करके उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। क्लियर? चलिए इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए। देखिए इस नियम के अंतर्गत को कर्म कारक की विभक्ति है और से करण कारक की विभक्ति है। मतलब को शब्द जो आता है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म के रूप में आता है, और से जो आता है उसको अलगाववाद के रूप में आता है, मतलब किसी से कोई चीज को अलग करने के रूप में से का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसे वाक्य जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे वाक्यों में को और से, इनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों में नाउन या प्रोनाउन प्लस को से
को या से, तो यहाँ पे कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में या को या से काम करता है। जैसे कि मुझको या मुझसे के लिए आई लगाते हैं, उसको या उससे के लिए ही लगाते हैं। वास्तव में को और से दोनों अलग अलग केसेस के सेंटेंस वर्ड्स हैं, लेकिन जब ऐसे वाक्यों में दोनों को या से इकट्ठा हो जाते हैं तो ये जो नए जो सब वर्ड्स होते हैं ये सब्जेक्टिव केस में चले जाते हैं। सब्जेक्टिव केस में जाकर इनसे पहले आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनको ये सब्जेक्ट बना डालते हैं। क्लियर? मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि जितने भी प्रोनाउन हैं वो किस केस में है, किस जेंडर में है, किस नंबर में है, किस क्या कहते हैं फॉर्म में है, इन सबको यदि आपको जानना है तो आप कमेंट करते रहिए। अगर यदि कमेंट ज़्यादा हुए तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसको पढ़कर जिसको देखकर आप लोग क्लियरली जान जाएंगे कि नाउन की कौन सी फॉर्म किस सब्जेक्ट, किस केस, किस जेंडर, किस नंबर में रहे। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मुझको पत्र लिखने हैं, को से पहले आया मुझ, यानी आई हैव टू राइट लेटर। मोहन से चला नहीं जाता, से पहले होने वाला जो नाउन आया वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं को और से, सेंटेंस में को और से पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन मिलता है हमें, वो हमें सब्जेक्ट में मिलता है, कर्ता के रूप में मिलता है। क्लियर? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, तब फिर आगे एक स्लाइड में कुछ और बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा कि को और से पहले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं, अर्थात कर्ता होते हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए कि हिंदी में विभक्ति, जो कर्ता को निर्धारित करने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें हम कारक भी कहते हैं, तो कर्ता को निर्धारित करने वाले शब्द होते हैं उनको विभक्ति कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी में विभक्ति के बाद आने वाली जो संज्ञा होती है अर्थात नाउन होता है, वो तो हमारा सब्जेक्ट होता नहीं, कर्ता होता है। लेकिन इंग्लिश में प्रीपोजिशन के पहले आने वाले शब्द हमारे नाउन होते हैं, अर्थात वही हमारे कर्ता होते हैं। अब प्रीपोजिशन के क्या, जैसे ऑफ हुआ, इन हुआ, ऑन हुआ, एट हुआ, विद हुआ, फ्रॉम हुआ, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो इन सब का प्रयोग, इन सब का अर्थ कहाँ कहाँ डिफरेंट रूप में किया जाता है, इन सबको तो हम किसी और वीडियो में समझेंगे, जिसमें मैं प्रीपोजिशन आपको पूरी तरह से समझाऊंगा, तब आपको उसको समझा दूंगा कि कहाँ कहाँ किसका प्रयोग होता है। लेकिन अभी फिलहाल इतना जानिए कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन से पहले आने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लोग कर्ता कहते हैं, अर्थात नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है कि का, की, के, यानी ये तीन विभक्ति अगर आती है हिंदी में तो उसके लिए हमें प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना रहता है। में आता है तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करना रहता है। पर आता है तो ऑन या एट का प्रयोग करना रहता है। से आता है तो फ्रॉम, बाई या विद का प्रयोग करना रहता है। इन सब के प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर किए जाते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। तभी फिलहाल यहाँ पे आप लोग इसे देखिए, हो सकती उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है, संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है, जिसमें जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये सारी हिंदी की विभक्तियां हैं। अब इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो का, की, के लिए मैंने क्या बताया, ऑफ आप लगाएंगे। में के लिए हमने क्या बताया है, इन लगाएंगे। और यहां भी की लिखा है तो ऑफ लगाएंगे। तो इसको कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे हम, द प्राइस ऑफ बुक्स, द प्राइस ऑफ बुक्स, यानी का, की, के लिए हमने ऑफ का प्रयोग किया। ठीक, अब कहा क्या लिखेंगे हम लोग, इन ऑल कंट्रीज, इन ऑल कंट्रीज। अब इन लगाया हमने मे के लिए। क्लियर? अब फिर ऑफ। अब इस ऑफ का यहां पे किताबों की कीमत, द प्राइस ऑफ बुक, किताबों की कीमत। और इन ऑल कंट्रीज, सभी देशों में, सभी देशों में। अब के संसार यानी ऑफ वर्ल्ड, द प्राइस ऑफ बुक इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखिए यहां पे आपको तीनों प्रीपोजिशन मिल गए, तीनों विभक्ति के बदले। कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको जो लिखाया था कि का, की, के लिए ऑफ का प्रयोग करते, मे के लिए
इनका प्रयोग करते हैं। से के लिए फ्रॉम लगाते हैं, बाई लगाते हैं, विद लगाते हैं। इसी प्रकार से सेंटेंस में जब भी आप ट्रांसलेट करना शुरू करें, सबसे पहले इनकी इनको विभक्ति छांट ले और ये देख ले सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे पहुंच रहा है और विभक्ति के अनुसार उन वर्ड्स को उसी जगह पे प्रयोग करें। जैसे हमने कहा कि किताबों की कीमत, तो किताबों की कीमत यहां लिख दिया हमने। सभी देशों में, इन ऑल कंट्रीज, और संसार के, ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद हमारा आ जाता है जो वर्ब है, जो कुछ है उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे एज ए सब्जेक्ट के रूप में इतने सारे आ गए। ये चीजें उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सेंटेंस को हम लोग पूरा कर देते हैं। क्या होगा इसका? एज, यानी कि एज इंक्रीजिंग। समझ गए बात को? उम्मीद है ये सेंटेंस समझ में आ गया हो। इसके साथ साथ जो मैंने प्रीपोजिशन और विभक्ति का प्रयोग बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए। तो अगले नियम के अनुसार जब किसी सेंटेंस में हमें टेंस मिल जाता है, जब किसी सेंटेंस में टेंस मिल जाता है, अर्थात अगर सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज होता है, तो उस मेन वर्ब वाले सेंटेंस में जब हम कौन लगा के प्रश्न करते हैं और कौन के जवाब में जो भी आंसर हमें मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, अर्थात कर्ता होता है। तो स्टूडेंट्स ये आप जान लीजिए कि मैंने आपको अपने सीक्रेट्स, जिसके माध्यम से मैं इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानता हूं, उनको मैं ट्रांसलेट करता हूं, उनको मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से या आने वाले इसके बाद सारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको वो पूरे सीक्रेट देने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक जो अध्यापक होते हैं, अंग्रेजी के अध्यापक, वो सेंटेंस में प्रयुक्त हुए शब्द किस प्रकार से पहचानते हैं, किस ऑर्डर में वो ट्रांसलेट करते हैं कि उनका ट्रांसलेशन सही होता है, और वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते, उनको वो अपने ऑर्डर में ट्रांसलेट कर देते हैं, रूल्स बता देते हैं, ऑर्डर में सेंटेंस ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की समझ में पूरी बातें नहीं आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे आप सेंटेंस को एक एक करके सेंटेंस को पहचानना सीख जाएंगे और सेंटेंस को पूरी तरह से जानना सीख जाएंगे, जिससे आप लोग एक टीचर की तरह ही सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। ये मेरी सीरीज थोड़ी सी लंबी जाएगी, लेकिन अगर मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने मेरी इस सीरीज को पूरा देख लिया, सारी सीरीज के सभी वीडियो को देख लिया, पूरी सीरीज के वीडियो को देख लिया, तो आप एक बिल्कुल मान के चलिए कि आप एक टीचर की तरह, जैसे आपके एक इंग्लिश टीचर होंगे, उस तरह जिस तरह से वो ट्रांसलेट करते हैं उस तरह से आप ट्रांसलेशन करना जान जाएंगे। अभी मैंने आपको बेसिक से शुरू किया है कि सेंटेंस में कर्ता को किस प्रकार से पहचाना जाए, सब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचाना जाए। तो ये बेसिक ट्रांसलेशन अभी हमारा बेसिक रूल्स चल रहे हैं, जिसमें आपको धीरे धीरे करके ये रूल और भी टफ होते जाएंगे और आगे आपको मैं सब कुछ बताता चलूंगा। मेरी एवरीथिंग मैं बता दूंगा कि जिस माध्यम से मैं अपने पास आने वाले सभी स्टूडेंट्स के ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, वो मेथड मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो मैंने बताया है कि किसी सेंटेंस में यदि मेन वर्ब का यूज हो जाए तो वहां पर आप कौन लगा के अगर प्रश्न करते हैं तो उस कौन के जवाब में जो भी उत्तर आपको मिलता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का कर्ता होता है। जैसे कि रवि खेल रहा है, रवि खेल रहा है, तो यहां पे आप देखिए कि ये यहां पे खेल रहा है मतलब मेन वर्ब हमारी मिल गई ना। तो अब इसमें अगर हम उत्तर प्रश्न कर देते हैं इसको कि कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो ये देखिए आप कि कौन के जवाब में हमें उत्तर मिलेगा रवि, अर्थात रवि यहां पे हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्लियर? चलिए इसे एक नोट कर लीजिए आप, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार कि यदि किसी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव का मतलब तो आप जानते ही होंगे, क्रिया विशेषण, जिससे किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाती है, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यदि किसी एडजेक्टिव में द का प्रयोग करके उसे वाक्य के सबसे पहले लगा दिया जाए तो वो वहां पे एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, वो वहां पे कॉमन नाउन बन जाता है। यानी उस द को लगाने के कारण वो एडजेक्टिव पूरी जाति का बोध कराने लगता है। वो एडजेक्टिव जो है व्यक्ति का बोध कराता हो, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराता हो, तो वो तो उस समय प्लूरल नंबर में होता है। लेकिन अगर द लगाने के बाद वो एडजेक्टिव किसी वस्तु का बोध करा रहा हो तो सिंगुलर नंबर में हो जाता है। अब यहाँ पे द और दी, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन में होता है कि स्टूडेंट्स के मन में कि कहाँ पे द पढ़ा जाता है, कहाँ पे दी पढ़ा जाता है।
तो इस कन्फ्यूज़न को मैं किसी अन्य वीडियो में जब मैं सिंटेक्स शुरू करूंगा तो सिंटेक्स में उनकी कन्फ्यूज़न में दूर कर दूंगा कि कहाँ पे वर्ड्स लगाने से दा पढ़े जाएंगे और किस प्रकार के वर्ड्स के साथ टी लगाने पे दी पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसमें जान लीजिए कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर दा लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव ना होकर कॉमन नाउन बन जाता है, और कॉमन नाउन जब तक कि व्यक्ति का बोध कराए तो प्लूरल नंबर होता है, और जब वो किसी वस्तु का बोध कराए तो सिंगुलर नंबर में हो जाता है। ये नियम उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस नियम के अंतर्गत अगर दो एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपको जल्दी और समझ में आएंगे। जैसे कि अब ये आपने देखा रिच, रिच माने होता है धनी, लेकिन अगर इसके साथ हमने दा लगा दिया तो दा रिच का मतलब हो धनी लोग, प्लूरल नंबर हुआ। क्लियर? इंग्लिश में अगर इंग्लिश लिखा गया, इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेजी भाषा, और इसके साथ अगर हमने दा का प्रयोग कर दिया तो द इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेज। क्लियर? पुअर माने क्या होता है? गरीब होता है, और इसके साथ अगर हमने दा लगा दिया द पुअर तो इसका मतलब होगा गरीब लोग, यानी पूरी गरीबों की कम्युनिटी। यहाँ पे पूरी अंग्रेजों की कम्युनिटी, यहाँ पे पूरी धनी लोगों की कम्युनिटी। ये दा लगाने से, एडजेक्टिव में दा लगाने से ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि वो दा लगाने से वो एडजेक्टिव पूरी कम्युनिटी यानी पूरी कॉमन नाउन, पूरी जाति का बोध कराने लगता है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले नियम के अंतर्गत यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाए और उसे सेंटेंस में सबसे पहले प्रयुक्त कर दिया जाए तो वो वहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना रहकर उस सेंटेंस की सब्जेक्ट बन जाती है। यानी कि जब अगर पहले हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और उसे सेंटेंस में सबसे पहले लिख देंगे तो उस समय वो वर्ब जो हमारी सेंटेंस की सब्जेक्ट बन जाएगी। और ज्यादातर ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग हमें उन्हीं वाक्यों में देखने को मिलता है जहां पे हमें सलाह देनी होती, किसी को सलाह बतानी होती कि कोई चीज ऐसा ना कीजिए, ऐसा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, या वो काम मत कीजिए वो आपके लिए गलत होगा। ये सारी चीजें आपको वहां पे अगर किसी वाक्य में सलाह दी जा रही है तो वहां पे ऐसे सब्जेक्ट का प्रयोग मिलता है, और ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट जीरंड कहते हैं। और चलिए इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगले नियमानुसार सब्जेक्ट जीरंड की तरह ही होता है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें टू लगा दी जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हमें टू लगा के और उसे सेंटेंस में सबसे पहले प्रयुक्त करते हैं तो वो वर्ब भी वहां पे हमें सब्जेक्ट के रूप में प्राप्त होती है, और उसे हम लोग सब्जेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। और जीरंड की तरह भी इस वर्ब का प्रयोग केवल उन्हीं वाक्यों में मिलता है जिस वाक्य में सलाह दी जा रही हो, अब मशवरा दिया जा रहा हो, कि जैसा मैंने जीरंड की तरह बताया कि उसमें कोई भी अच्छी सलाह कोई भी बुरी सलाह अगर दी जा रही है तो वहां पे सब्जेक्ट जीरंड का प्रयोग मिलता है। उसी प्रकार से इसमें भी कोई अगर अच्छी सलाह दी जा रही है, किसी को बुरी सलाह दी जा रही है, तो यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि ये दोनों नियम आपको पूरी तरह से ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग इस नियम को देखिए, समझिए और लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, अगले नियम के अनुसार यदि किसी हिंदी के सेंटेंस में आपको कोई प्रश्नवाचक शब्द, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सारे शब्द अगर आपके सामने आ जाए, उनके बाद यह का प्रयोग मिल जाता है, तो वो सेंटेंस में जो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उस प्रकार के सेंटेंस को, तो उसमें वही प्रश्नवाचक शब्द हमें सब्जेक्ट के रूप में मिल जाते हैं। और जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें से यह शब्द की अंग्रेजी जो दिस होती है उसको हम लोग नहीं लगाते हैं। और सेंटेंस चूंकि ये भले प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस अफर्मेटिव में ही काउंट होता है, अर्थात इसके बाद सेंटेंस के खत्म होने के बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, न कि क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जैसे आप देख लीजिए, क्या करें यह एक समस्या है, मतलब यहाँ पर तो प्रश्न पूछा नहीं जा रहा, यहाँ पे अपनी एक राय प्रकट की जा रही है कि क्या करें यह एक समस्या है, मतलब क्या समस्या तो है ही कि क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने दिस का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पे जो व्हाट शब्द है, ये व्हाट शब्द ही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। कब प्रस्थान करे या तय नहीं है, तो इसका हो जाएगा व्हेन टू स्टार्ट इज अनडिसाइडेड। इस प्रकार से आप ये जान गए कि ये सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आ रहे हैं वही हमारे सब्जेक्ट बन रहे हैं। क्लियर? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स,
आगे के नियम के अनुसार होता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई भी वर्ब सीधे आ जाती है, यानी अभी तक आपने पढ़ा होगा कि प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद अन्य वर्ब की फॉर्म मिलती है। लेकिन अगर सीधे प्रश्नवाचक शब्द के बाद एक वर्ब आए, दो वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाया जाए, तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द की तो इंग्लिश जैसे रहेगी वैसे ही लिखी जाएगी, लेकिन वर्ब जो होगा हमें इन्फिनेटिव रूप में लिखना पड़ेगा। अर्थात इन्फिनेटिव का मतलब टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे कि यहां पे देखिए लिखा है कहां जाऊं, कहां जाऊं तो वेयर टू गो, क्या करूं व्हाट टू डू, कब पढ़ूं व्हेन टू रीड। समझ में आई बात कि अगर प्रश्नवाचक शब्द के बाद कोई भी एक वर्ब आ जाती है, उसके बाद और कोई आगे पीछे उसके शब्द नहीं आता है, तो उसमें प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश तो वैसे ही लिखी जाएगी और उसके बाद जो वर्ब आती है उसे इन्फिनेटिव रूप में लिख लेंगे। क्लियर? चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस नियम के अनुसार यदि कोई भी सेंटेंस जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा है, यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, इस सब से शुरू हो रहा है, और उस वाक्य में दो उपवाक्य हैं और दूसरे उपवाक्य जो यहां से आरंभ हो रहा है, दूसरा उपवाक्य यहां से आरंभ हो रहा है, तो उस वर्ड्स, उस सेंटेंस को जब भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें यह शब्द की इंग्लिश जो इट या दिस होती, इसको हम लोग नहीं लगाएंगे और सेंटेंस जो हमें मिलेगा वो इंट्रोगेटिव ना होकर मतलब असर्टिव सेंटेंस मिलेगा। मतलब ये सेंटेंस जो हमें मिल रहा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, भले ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, ये असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे देखिए कि वह कहाँ रहती है यह मालूम नहीं, तो वेयर शी लिव्स इज नॉट नोन। यहाँ पे इट या दिस का प्रयोग हमने नहीं किया। यदि आपने इट या दिस का प्रयोग कर दिया तो सेंटेंस गलत हो सकता है। क्लियर? जैसे वह क्या करता है यह मालूम नहीं, तो व्हाट ही डज इज नॉट नोन। यहां देखिए आपको कि लिव्स या डज ये दोनों इंडेफिनिट सेंटेंस के वो वर्ब्स है ना, तो इसके साथ हमें यहाँ डू डज का वेयर के बाद प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नहीं करते क्योंकि ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है और असर्टिव सेंटेंस में कभी भी इंट्रोगेटिव का रूल नहीं प्रयोग किया जाता। ये आपको एकदम क्लियर है। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस नियम के अनुसार कि कुछ वाक्य हमको हिंदी में इस प्रकार से मिल जाते हैं जिनमें कर्ता हमें नजर ही नहीं आता और उन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि इसका कर्ता यह हो सकता है। तो जब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश के ट्रांसलेशन में उस कर्ता की जगह हम लोग इट का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में विचार आ रहा होगा कि इन्हें कर्ता नजर नहीं आता तो उसमें क्यों नहीं इट लगा देते हैं, तो वो अलग सेंटेंस होता है, उसमें कर्ता को हमें प्रदर्शित नहीं करना होता है। लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने से ही पता लगता है कि उसमें कर्ता यह हो सकता है और उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें इट का प्रयोग करना रहता है। ये नियम यही बताता है। जैसे कि लिखा गया है आशा है, तो यह हो जाएगा इट इज होप्ड। लगता है इट सीम्स। तो ये कुछ इस प्रकार के वर्ड सेंटेंस होते हैं जिसका हमें पता लग जाता है कि इसमें यह है कर्ता लगाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इट का प्रयोग कर देते हैं और उसके सेंटेंस के और भी जो टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे इज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो कुछ हो उसी हिसाब से उसका हमें प्रयोग करना रहता है। क्लियर? तो चलिए इसे आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर आज का समाप्त होता है और इस वीडियो लेक्चर में के माध्यम से मैंने आपको वो सभी चीजें बताने की कोशिश की है जिसके माध्यम से मैं स्वयं भी सेंटेंस को पहचानता हूं और उनको मैं ट्रांसलेट करता हूं। और ये मेरा वीडियो लेक्चर इकलौता वीडियो लेक्चर नहीं है, ये करीब 80 या 90 वीडियो लेक्चर की पूरी सीरीज है जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। अभी ये जो आप पढ़ते पढ़ते आपका जब तक मन लगे तब तक ही आप पढ़ाई कीजिए जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। इसीलिए मैं अपने सारे वीडियो लेक्चर कोशिश करता हूँ छोटे छोटे ही बने जिससे कि आप लोग ज़्यादा उनको पढ़ते हुए ऊबे ना। अब वैसे यूट्यूब के वीडियो के हिसाब से तो मेरे वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के ही बनते हैं कि थोड़े से लंबे लगते हैं, लेकिन एज ए एजुकेशनल वीडियो लेक्चर मैं अपने सारे वीडियो को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करता हूं। इसलिए छोटा बनाता हूं कि आप लोग पढ़ते पढ़ते उनको ऊबे ना। और
जब तक आपका मन लगता है तब तक पढ़ाई अच्छी होती है। अगर जब आप एक बार उबना शुरू हो गए पढ़ते पढ़ते तो वो आपके लिए वीडियो लेक्चर किसी काम का नहीं रह जाता। तो उम्मीद है कि यहाँ तक के पढ़ाए गए जितने भी रूल हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो लेक्चर को एक बार दोबारा फिर से घुमा के देख सकते हैं और साथ ही साथ समझ सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। और मैं उन सभी अपने नए दर्शकों से कहना चाहूँगा जो मेरे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं और भी जितने भी वीडियो लेक्चर इस सीरीज से संबंधित डालूं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तब तक मेरे अगले वीडियो लेक्चर की प्रतीक्षा कीजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।